गोल्डन फाइल 1 to 18 में 101 से हमने स्टार्ट करना है। A woman with the 5 week of pregnancy contracted German measles. She consulted her obstetrician worrying about the baby, which is the most likely complication the baby might develop. अब देखो यहाँ पे ना हमने मीजल्स को याद रखना है दिलरुबा से। जो दिलरुबा है बंदा है, उसकी एक महबूबा है दिलरुबा, ठीक है, वो उसे पसंद करता है। तो सबसे पहले तो वो ये नहीं देखता कि वो गोरी है, काली है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी दिखती है वो उसे पसंद है। तो वो क्या है, अंधा हो गया है, मतलब उसकी ये कोई भी ऐसी चीज नहीं देख रहा। और बाद में क्या करता है, वो लोगों से इधर उधर से बातें सुनना भी उसके खिलाफ पसंद नहीं करता, तो फिर डेफ भी हो जाता है, ठीक है। अगर विद इन 7 वीक की बात करें तो कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा। रुबेला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद इन द 7 वीक, तो क्या होगा, कैटरेक्ट होगा। लेकिन अगर आफ्टर 7 वीक की बात करें तो फिर क्या होगा, डेफनेस होगा। और अगर ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मतलब ये टाइम पीरियड आपको ना दिया, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट होगा। इसके अलावा सिनेरियो होता है आपका हार्ट डिफेक्ट के साथ। तो हार्ट डिफेक्ट कब आते हैं, विद इन द 5 to 6 वीक आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैम अगर पेशेंट। वो एमसीक्यू में दिया हो साथ हार्ट इफेक्ट भी और ये कैटरेक्ट भी दिया हो ना विद इन 5 वीक्स, तो फिर हार्ट इफेक्ट को चूज करने, क्योंकि उसने एक जगह एमसीक्यू में लिखा हुआ था कि अगर हार्ट वाला मेंशन्ड है ना विद इन 5 वीक्स तो आपने वो प्रेफर करना है। हाँ, अगर विद इन द 5 week to 6 week अगर मेंशन किया हो ना बकायदा, तो फिर आपने हार्ट इफेक्ट लिखना है। अगर विद इन 7 वीक हो तो फिर आपने कैटरेक्ट को चूज करना है। वैसे वो जो हार्ट इफेक्ट के सिनेरियोज आते हैं ना, तो हार्ट का बकायदा मतलब वो रिलेट करके पूछते हैं कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट फ्रॉम हिल स्टेशन हैविंग लेबर पेन, HCG डन, फीटस नॉर्मल स्टिल विच एनॉर्मली कैन बी ग्रेटर रिस्क। अच्छा देखो, फीटस वैसे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट कहाँ पे रहते हैं, हिल स्टेशन पे, तो उसे पीडीए हो सकता है। अम्बलाइकल आर्टरी कैरी, अब दो चीजें आपने रखनी है, एक अम्बलाइकल आर्टरी, दूसरा अम्बलाइकल वेन। जो अम्बलाइकल आर्टरी है उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है फीटस से मदर की तरफ, मदर के प्लेसेंटा की तरफ, ठीक है। लेकिन जो अम्बलाइकल वेन है उसने क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर न्यूट्रिशनिस रिच ब्लड जो है, न्यूट्रिशन रिच ब्लड, वो वापस लेके आता है टुवर्ड्स द फीटस, मां से फीटस की तरफ लेके आएगा अम्बलाइकल वेन। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चर पासिंग अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा एंड लिगामेंटम आर्टरियोजम। अब कौन सी स्ट्रक्चर पास कर रही है अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा एंड लिगामेंटम आर्टरियोजम, वो है हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये आपको शो करा गई है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये वाली, ठीक है। ये जा रही है और ये क्या है हमारे पास, आर्च ऑफ एओर्टा है, और ये व्हाइट वाला क्या है हमारे पास, लिगामेंटम आर्टरियोजम है। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन अकर इन, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि एट्रिया ने वेंट्रिकल को फॉलो नहीं किया हुआ। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन तो किस में होती है, 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में होती है। एक्चुअली जो हार्ट ब्लॉक है ना वो 3 तरह का होता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। 1st डिग्री में क्या होता है, पीक इंटरवल सिर्फ प्रोलॉन्ग होता है। कितना प्रोलॉन्ग होता है, ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड। अगर 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप बीट अकर होगी, ठीक है। कुछ इम्पल्सिस जो है ना इसमें, मतलब यूं समझ लें कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो मियाँ बीवी हैं। एट्रिया जो है ना वो बीवी है, तो बीवी की अपने मियाँ से, वेंट्रिकल से लड़ाई हो गई है। तो लड़ाई होने की वजह से कुछ ऐसे बीट्स हैं जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचती इन द सेकंड हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब जो 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक है ये 2 तरह का होता है, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 है उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल होती है अंटिल अ ड्रॉप बीट अकर। जबकि जो मोबिट्स टाइप 2 है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ड्रॉप बीट तो आती है लेकिन प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल नहीं होता। और यही जो मोबिट्स टाइप 2 है ये प्रोग्रेस करता है आगे टुवर्ड्स अ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब जो 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना पहले तो 2nd डिग्री में उन दोनों का झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी का। अब यहाँ पे ना इन दोनों का की डाइवोर्स हो जाती है, ठीक है। जो वो है हस्बैंड है वो अपनी इंडिपेंडेंटली बीट करता है, जो वाइफ है वो इंडिपेंडेंटली बीट करती है। लेकिन वाइफ है ना ज्यादा बीट करती है तो बंदा, लेकिन इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। क्यूआरएस कम्प्लेक्स में भी कोई और क्यूआरएस कम्प्लेक्स प्रेजेंट तो होंगे बट नो रिलेशन इन द पी वेव एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है। तो एट्रिया बीट करेगा फर्स्ट देन द वेंट्रिकल। इसमें ही अगर ये लोग कभी एक दूसरे को देख
उन्होंने क्या करना है, एक दूसरे को पत्थर शुरू कर देना। उसे याद रखो क्या, कैनन ए वेव, ठीक है। तो कैनन ए वेव विजिबल होता है इन 30 डिग्री हार्ट ब्लॉक में। 45-year-old diabetic lady since 10 year admitted in, अच्छा अभी देखिए डायबिटिक लेडी है सिंस 10 से, अब वो निमोनिया के साथ आई है एंड डेवलप शॉक लाइक सिम्टम, अब उसे शॉक लाइक सिम्टम अपेयर होना शुरू हो गए, ठीक है। तो काज विल बी, तो क्या काज हो सकता है शॉक लाइक सिम्टम का, तो उसमें इंक्रीज हो जाएगी वास्कुलर परमिएबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूनेट्स ग्लैंड। जो ब्रूनेट्स ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ब्रूनेट्स को ना बी डी से आपने याद रखना है, बी से ब्रूनेट्स ग्लैंड और डी से ड्यूडेनम, तो ये किस में होंगे, ड्यूडेनम के अंदर होंगे ब्रूनेट्स ग्लैंड। एसएमए एंड आईएमए एनास्मोसिस एट विच ऑफ दीज, तो ये दोनों कहाँ पे एनास्मोस करते हैं, प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है। इंक्रीज ईएसआर इज ड्यू टू, ईएसआर कब इंक्रीज होगी, जब डिक्रीज हो जाएगा एल्ब्यूमिन का लेवल, डिक्रीज एल्ब्यूमिन। मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन इन पेशेंट अंडरगो कीमोथेरापी, अब देखो साइज रिड्यूस हुए जा रहा है कीमोथेरापी की वजह से, तो कीमोथेरापी ऐसा क्या करती है जिससे ऑर्गन का साइज रिड्यूस होता है, तो उसने ना एपोप्टोसिस को इंक्रीज करना होता है। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है। उसी मैकेनिज्म को इंक्रीज करती है जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज रिड्यूस कर जाता है। अ गर्ल विद द साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन एवरी मंथ विद द एमिनोरिया प्रेजेंट टू यू, और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नॉर्मल है लेकिन हाइमन रिंग, अच्छा वो भी नॉर्मल है, हाइमन रिंग नॉट काजेस, अब देखो हाइमन रिंग नॉर्मल है, एग्जामिनेशन नॉर्मल है, लेकिन एवरी मंथ आपको साइक्लिक एब्डोमिनल पेन हो रहा है और साथ में एमिनोरिया भी है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है सिनेरियो, सर्वाइकल एट्रेरिया की तरफ। अगर तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द हाइमन हो जाती है, हाइमन रिंग, तो उसे क्या कहते हैं हम, इनपरफोरेट हाइमन कहते हैं। अगर आपका है बाइकार्नोएट यूट्रस या डेल्फी यूट्रस, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी, इस तरह की साइक्लिक एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, नो एमिनोरिया, ठीक है। नॉर्मल हाइमन रिंग लेस लाइकली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हाइमन रिंग जो है वो नॉर्मल हो इन द इम्परफोरेट हाइमन एंड वेजाइनल सेप्टम। हमेशा उसका कलर जो है वो चेंज हुआ हुआ होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है इन द इम्परफोरेट हाइमन। और आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो सर्वाइकल एट्रिया है वो प्रेजेंट करता है विद द लोअर साइक्लिक एब्डोमिनल पेन, एमिनोरिया एंड नॉर्मल हाइमन रिंग। रेमिनेंट ऑफ द गुबरनेकुलम इन द फीमेल इंक्लूड, अब देखो जो गुबरनेकुलम होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है एक लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट है फीमेल के अंदर वो क्या बना रहा है, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी बना रहा है। लोअर पार्ट क्या बना रहा है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बना रहा है। अब जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ना उनमें राउंड लिगामेंट की बात ही नहीं की गई, उन्होंने खाली ओवेरियन लिगामेंट दे दिया, ठीक है। अगर राउंड लिगामेंट दिया होता तो हमने उसे चूज करना था, अब वो क्योंकि नहीं है, इन्होंने आखिरी लाइन थोड़ी सी आखिरी वर्ड लिखा हुआ है ओवेरियन लिगामेंट, तो इसी वजह से हमने उसे चूज किया। अगर मेल में गुबरनेकुलम की बात करें तो अपर पार्ट डिजेनरेट हो जाता है और लोअर पार्ट में क्या करना है, गुबरनेकुलम टेस्टिस या स्क्रोटल लिगामेंट बना देना है। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा जो है ना या तो मोस्ट डायलेटेबल हो सकता है उसका पार्ट या लीस्ट डायलेटेबल हो सकता है, ठीक है। जो मोस्ट डायलेटेबल पार्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा वो वाइड है और मोस्ट डिस्टेंटेबल या डायलेटेबल पार्ट है। लेकिन जो लीस्ट डायलेटेबल पार्ट है, जो मेम्ब्रेन होती है ना वो तो पतली सी झिल्ली होती है, उसमें इतना ज्यादा नहीं डायलेट करना होता है, इसी वजह से उसे हमने क्या कहा, मेम्ब्रेनस पार्ट, लीस्ट डायलेटेबल। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस, ये क्या है, ये नैरोएस्ट पार्ट है। Which of the following drug cause tachycardia at the normal dose? तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो टेकिकार्डिया काज करती है एट नॉर्मल डोज, तो वो क्या है हमारे पास, पैथिडीन। पैथिडीन को हमने याद कैसे किया हुआ है, हकीम की फक्की। तो हकीम की फक्की क्या करती है, वैसे तो दर्दों से बहुत जल्द आराम दे देती है लेकिन टेकिकार्डिया काज करती है एट द नॉर्मल डोज। इसके साथ एक और ड्रग भी है जो टेकिकार्डिया काज करती है, कौन सी है वो, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये भी ड्रग क्या करती है,
नॉर्मल डोज पे टेकिकार्डिया काज कराती है। ये 2 ड्रग्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा 115 पे उन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो टेकिकार्डिया काज कराती है एट नॉर्मल डोज। तो वो क्या है? पैथिडीन। पैथिडीन को हमने कैसे याद किया कि ये हकीम की फक्की है जो फौरन दर्दों से तो आराम दे देती है, लेकिन साथ में क्या काज कराती है? टेकिकार्डिया काज कराती है। अब पैथिडीन के साथ ऐसी कौन सी ड्रग है जो टेकिकार्डिया काज कराएगी? वो है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। कहीं पे पैथिडीन की बात की होती है, कहीं पे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की बात की होती है। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स काज कराती है। अच्छा, इसके अलावा जो सिनेरियो आता है ना पैथिडीन का, वो ये भी आता है कि विच ड्रग काज फेटल एक्साइटेशन व्हेन गिवन विद MAO इनहिबिटर। तो वो भी कौन सी है हमारे पास? पैथिडीन है। ठीक है मैम। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेस्ट ऑफ द एडल्ट फीमेल लाई ओवर। तो किसके ऊपर लाई करते हैं? सुपीरियर पेक्टोरल फेशिया के ऊपर। राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा एट। तो हमने दोनों याद रखने हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। जो राइट है वो कहाँ से अराइज करी है? फ्रॉम द राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन जो लेफ्ट वाली है वो कहाँ से अराइज करती है? वो डिसेंडिंग एओर्टा से। देखो, लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी टिपिकली अराइज फ्रॉम द डिसेंडिंग thoracic aorta, while right bronchial artery usually originate from the third posterior intercostal artery। या तो वहां से अराइज करेगी या फिर कहाँ से? कॉमन ट्रंक से अराइज करेगी। ठीक है, नोन एज इंटरकोस्टोब्रेकियल ट्रंक। अब ये देखो, ये आपका है राइट ब्रोंकियल आर्टरी, ये है इंटरकोस्टल आर्टरी टाइप 3 आर्टरी 3 है, और ये 4th है। अच्छा, और उसके बाद ये है हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास निस्टिग्मस इज काज बाय लियनफ। तो निस्टिग्मस किसकी वजह से होगा? निस्टिग्मस काज होता है बाय द लियनफ फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब ऑफ द सेरिबेलम। बेली वाला जो सेरिबेलम है उसका फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब वो इन्वॉल्व होता है इन काजिंग निस्टिग्मस, अगर उसकी लियन होती है। चाइल्ड विद अ जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा काज, तो क्या काज करेगा? उसका काज क्या है? हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से क्या हो रहा है? जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो सिनेरियो है इसमें उन्होंने बताया हुआ कि ओल्ड मैन है जो कि ट्रीट हो रहा है बाय द जीपी फॉर द इन्फेक्शन विद अ सर्टेन ड्रग, केम टू यू विद कंप्लेन ऑफ जनरलाइज्ड वीकनेस, पैलर, इजी ब्रूसिबिलिटी, एज भी उसकी 5 है, डिक्रीज आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट एंड रेटिक्स काउंट 0.1 है, बोन टैप हाइपोसेलुलर बोन मैरो विथ फ्यू सेल डायग्नोस्टिक इज। अब देखो, हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिल रहा है आपको, तो ये किस में होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया में। अब प्रेग्नेंट लेडी केम मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखो, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है तो वो किस में होता है? कोरियोएमनाइटिस में। अब उसमें उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज इंक्रीज करी है? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए आपने क्या कराना है? उसका इंटरल्यूकिन 6 कराना है। तो इंटरल्यूकिन 6 इंक्रीज होता है इन द कोरियोएमनियाइटिस। नेक्स्ट है एड्रेनालिन काज वेसोडाइलेशन थ्रू विच रिसेप्टर। तो कौन से रिसेप्टर से कराते हैं? थ्रू बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय। तो सेल से सेल तक एक्शन पोटेंशियल कौन लेके जाता है? गैप जंक्शन की वजह से जाता है। ये है हमारे पास गैप जंक्शन। ये नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बेस्ट डायग्नोज बाय। तो कैसे डायग्नोज करेंगे आप? सीरम फेरेटिन लेवल कराएंगे। अब इसमें ना भूल के सीरम फेरेटिन प्लस इंक्रीज TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसे नहीं चूज करना, ठीक है, सिर्फ सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट एक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो इंसुलिन का फॉरन एक्शन क्या होता है कि इसने पोटेशियम की एंट्री करानी होती है इनटू द सेल। अगर इंटरमीडिएट एक्शन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, और अगर लेट एक्शन की बात करें तो उसमें लिपोजेनेसिस कराएगी। एक्शन ऑफ द इंसुलिन एट सेलुलर लेवल इज, तो क्या है? सेल लेवल पे एंट्री कराती है ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, मतलब अब हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो वो किस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपके एक्सरसाइजिंग मसल है इज ग्रेटर देन ब्रेन, ठीक है। अगर एंटी कीटोटिक की बात करें तो वो क्या है? इंसुलिन है। लेकिन अगर कीटोजेनिक की बात करें तो कीटोजेनिक के जी से याद रखना क्या? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज कीटोजेनिक।
नेक्स्ट है 75-year-old male recently diagnosed with the diabetes. Which of the following treatment is preferred? तो क्या देना है? देखो रिसेंटली डायग्नोज हुआ विद द डायबिटीज, अब ये मेल की बात की गई है, ठीक है, और एज भी उसकी ज्यादा है, तो आपने क्या देना है उसे? आपने देना है टोलब्यूटामाइड। लेकिन जो हमने पीछे सिनेरियो पढ़ा था उसमें फीमेल थी और प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक है, तो उसमें हमने क्या दिया था? इंसुलिन दिया था। वेजाइना हैज अबंडेंट, तो वेजाइना में क्या होता है? हमारे पास इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी डन बाय, अब शॉर्ट टर्म कंट्रोल कौन कराता है? बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स वाला बेरो रिसेप्टर। बी से बड़ी जल्दी, बी से बेरो रिसेप्टर, तो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स किसका आएगा? बेरो रिसेप्टर का आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग will be activated when the mean arterial pressure less than 60. अगर mean arterial pressure less than 60 होगा तो फिर क्या होगा? CNS ischemic response start हो जाएगा। नेक्स्ट है pars distalis is supplied by, तो pars distalis को कौन सप्लाई करता है? ये ऑप्शन आपका बी जो है ये गलत है। pars distalis को क्या कौन सप्लाई कर रहा है? आपकी सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी सप्लाई कर रही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी। ये है सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी सप्लाई करती है टू द पार्स डिस्टालिस। तो ऑप्शन ए ठीक है आपका। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल विच इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ, तो ट्रांसवर्स डायमीटर कौन इंक्रीज करता है? तो इसे हमने याद किया हुआ है डाइव एक्स्ट्रा एपी से, डाइव एक्स्ट्रा एपी, ठीक है। डी आई से क्या होगा? डायफ्राम। डायफ्राम ने क्या करना है? वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा ई एक्स से क्या होगा हमारे पास? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसने क्या करना है? ट्रांसवर्स डायमीटर को टी आर ए से, ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करना है। तो ये आपके दोनों सिनेरियो से हो गए। डाइव एक्स्ट्रा एपी, डायफ्राम ने वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करना है, और एक्स से हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कोस्टल, इसने क्या करना है? ट्रांसवर्स और एपी डायमीटर इंक्रीज करना है। ये नीचे आपका लिखा भी हुआ है, एपी एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। कॉमन फीचर इन द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफिजन ऑफ ग्लूकोज, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? occur down an electrochemical gradient in normal person which muscle involved in the forced expiration। अब देखो इन्होंने फोर्स की बात की है, नॉर्मल की बात नहीं की। फोर्स एक्सपायरेशन जो नॉर्मल होती है वो तो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग की वजह से हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात करें तो वो कौन कराएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कराएंगे, मसल ऑफ द क्वाइट इंस्पायरेशन। अब क्वाइट इंस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। मसल ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन उसमें कौन से इन्वॉल्व है हमारे पास? स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड, सेरेटस एंटीरियर, सिक्लेनाई एंटीरियर, मीडियस एंड पैक्ट माइनर। अगर क्वाइट एक्सपायरेशन की बात करें तो वो पैसिव या इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग की वजह से हो जाती है। मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात करें तो इन फॉर एक्स और एक्स फॉर इन। क्या मतलब है इसका? कि इंस्पायरेशन के लिए एक्सटर्नल और एक्सपायरेशन के लिए क्या होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अच्छा, तो मसल ऑफ द फोर्स एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के लिए क्या हमने यूज किया? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्स फॉर इन। उसके बाद है एक्सेसरी मसल ऑफ द एक्सपायरेशन, तो एक्सेसरी मसल कौन से होते हैं? आपके जो एब्डोमिनल मसल है, एक्सटर्नल ओब्लिक हो गया और रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद एस्थमा हैविंग एबीजीज। अब पीएच है 7.23, तो नॉर्मल पीएच कितना होती है? 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो ये है 23, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। उसके बाद है हमारे पास HCO3 26, तो नॉर्मल HCO3 कितना होती है? नॉर्मल तो 22 टू 24, मतलब 26 तक भी अपर 22 लिमिट। टू 26 होती है, ठीक है, HCO3। तो ये तो हो गई नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने कहा हाइपर कैप्निया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी ज्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है, ये नॉर्मल होता कितना है? 35 टू नॉर्मल तो 45, 35 ठीक टू है। 45। अगर 45 से ये ज्यादा है, हाइपर कैप्निया है, तो उससे क्या होगा? हमारे पास एसिडोसिस होगा। तो फिर क्या आंसर आया? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस। Which of the following
occur in the severe diarrhea with a normal anion gap. तो severe diarrhea में क्या होता है, metabolic acidosis होता है. A child present with the bleeding after minor injury. His PT is 14, APTT is 60, and lab investigation his factor 8 is 87% and factor 9 was 7%. Cause is, तो क्या cause हो सकता है? अब देखो उन्होंने फैक्टर 9 की बात की है कि वो कितना है, 7% है. ठीक है, तो फैक्टर फैक्टर 9 9 जो है वो डेफिशिएंसी कम है. तो क्या होगा हमारे पास, फैक्टर 9 जिस डिजीज में डिसीज। अफेक्टेड होता है, क्रिसमस डिजीज में. अब देखें ये शो कराइए आपको क्रिसमस डिजीज. इसमें क्या हो रहा है, ये एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काज करता है क्लॉटिंग प्रॉब्लम थ्रू मिसिंग आर डिफेक्टिव फैक्टर 9 और दोज अफेक्टेड विल ब्लीड मोर इजीली फॉर लॉन्गर टाइम. अब इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड होगा, हेमार्थोसिस होगा, ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट स्पेसिस, रेड और कोला कलर यूरिन आ सकता है, मेल एक्स लिंक कॉफी ग्राउंड वोमिटस फ्रॉम द क्लॉटेड ब्लड, इजी ब्रूजिंग होगी और टार लाइक स्टूल जैसे मेलिना फ्रॉम द जीआई ब्लीडिंग. ठीक है, ये है आपकी क्रिसमस डिजीज. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट देयर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. तो कब कंप्लीट करते हैं, बिफोर ओव्यूलेशन. प्राइमरी ओसाइट मेच्योर कब होते हैं, एट ओव्यूलेशन. और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम इज, तो ओवम को हम क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं. सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट करते हैं अपनी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओव्यूलेशन. और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होती है, बिफोर ओव्यूलेशन. अच्छा नेक्स्ट आपके पास सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने ऑड रेशियो जो है वो कैलकुलेटिंग का ये है हमारे पास, एक्सपोज्ड है, अनएक्सपोज्ड है, डिजीज्ड है, नॉन डिजीज्ड है. ठीक है, तो ऑड रेशियो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, और दैट अ केस वाज एक्सपेक्टेड, उसमें क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड में A by C, और दैट अ कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, तो उसमें क्या है हमारे पास B by D. अगर आपने कैलकुलेट करना है तो AD by BC, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर आ जाना. विच लेबोरेटरी टेस्ट बेस्ट सेपरेट those who are diseased from those who are not, who have not disease. ठीक है, तो आपने मैंने क्या कहा था कि जो डिजीज पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. तो कौन सी चीज सेपरेट करेगी, सेंसिटिविटी सेपरेट करेगी. ऐसे कितना ये स्टैंडर्ड कंफ्यूजिंग डेविएशन इज, हुआ है स्टैंडर्ड कि डेविएशन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ठीक है. में वो वही है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, और मतलब उसने सारी चीज़ें ऑप्शन में दी हुई हैं. अब मतलब सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव भी है और स्पेसिफिसिटी भी ट्रू नेगेटिव है. हाँ लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रू पॉजिटिव है. ठीक है, इसने क्या करना है कि वो डिजीज पर्सन को ही सेपरेट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होती है. 2 year old child present with the midline swelling just below the hyoid bone. This swelling was noticed 3 months of the age, is slowly increasing in size with no movement on the protrusion of the tongue. The condition most likely is, अब देखो जब वो टंग प्रोट्रूड करता है ना तो कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती, तो ये क्या है, एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है जिसका साइज भी बार बार इंक्रीज करे जा रहा है. थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट अगर होती तो उसने क्या करना था, मूव करना था विद द प्रोट्रूजन ऑफ टंग. ठीक है, और उसमें टंग प्रोट्रूजन टेस्ट जो आप कराते हैं वो पॉजिटिव होता. वाइल एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड जो है ना वो मूव नहीं करता, एक तो प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ, और इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और प्रोट्रूजन टेस्ट जो आप कराते हैं वो भी नेगेटिव होता है. इन अ पेशेंट विद द 15-year हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल. तो आपने क्या चेक कराना है लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, HbA1c कराना है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. Which ligament hold the uterus in the anteverted position and can be palpable on the rectal examination. अब इसे गौर से पढ़ लो, उन्होंने क्या कहा कि palpable है on the rectal examination, not vaginal, rectal examination. तो वो कौन सा होगा, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट होगा. ठीक है, जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है वो फाइबर्स से मिलके बना है और स्मूथ मसल से, जो कि एक्सटेंड करता है बैकवर्ड फ्रॉम द सर्विक्स बिलो द पेरिनियम
or embarrassing the retrouterine pouch and rectum and become attached in front of, किसके front पे attach होते हैं, sacrum bone के front पे आके attach हो रहा है। they are palpable on the rectal examination, देखो उन्होंने फिर भी option में लिखा है bracket में कि not vaginal, rectal examination में, they keep the cervix breast backward against forward round ligament on the fundus, so maintain करता है body of the uterus in the entry virgin position। ये है हमारे पास यूट्रोसेक्टल लिगामेंट, ये वाला। ग्रेडिंग ऑफ द कार्सिनोमा शो, तो ग्रेडिंग क्या शो कराती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास ना दो चीजें हैं, एक स्टेजिंग है, एक ग्रेडिंग है। जो ग्रेडिंग है ना, जैसे हम स्कूल में बच्चों का एग्जाम लेते हैं, उसमें क्या आते हैं, ग्रेड्स आते हैं मुख्तलिफ बच्चों के। तो वो क्या होते हैं, ग्रेड्स क्यों आते हैं, ग्रेड्स ना डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा पढ़ता है और कौन सा कम पढ़ता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग क्या बताती है कि न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन कितनी हुई है, ठीक है, या डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। और जो स्टेजिंग होती है, तो उसे ऐसे याद रखो कि आप एक स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं और वो दूर तक देखते हैं कि कितना बारात आई हुई है, तो एक्सटेंट देखने के लिए स्टेजिंग है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड देखने के लिए। लेकिन ग्रेडिंग किसके लिए होती है, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन के लिए। फॉर मेलिग्नेंसी आपने क्या याद रखना है, MIP, ठीक है। तो मेलिग्नेंसी के लिए मेटास्टेसिस इज ग्रेटर देन इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट टिश्यू इज ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म। अगर यहाँ तक, वैसे अक्सर यहाँ तक आता है, अगर ये भी ना हो तो फिर आपने चूज करना है इंक्रीज एन बाई। ग्रेडिंग क्या बताती है, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर माइटोसिस को। स्टेजिंग क्या बताती है, एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड को, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट को। प्री मैलिग्नेंट लीजन कौन सी होती है हमारे पास, उसमें प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक है, पी से प्लियोमॉर्फिज्म, पी से प्री मैलिग्नेंट लीजन। तो प्लियोमॉर्फिज्म इज डायग्नोस्टिक फॉर द प्री मैलिग्नेंट लीजन। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कौन सी होती है, उसमें इंक्रीज हो जाता है N/C रेशियो, जो कि डायग्नोस्टिक है। एटीपी सिंथेसिस अकर इन, किसमें एटीपी सिंथेसिस होगी, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आगे थायराइड हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इन पेरिफेरल सिस्टम बाय लिवर थ्रू। तो कैसे इनएक्टिवेटेड होगा, थ्रू द डी आयोडीनेशन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन से डी मिथाइलेशन। अगर थायराइड हार्मोन की बात करें तो उसमें क्या होगा, डी आयोडीनेशन होगा। उसके बाद है पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक डेवलप ओबेसिटी, इट इज काज्ड बाय लीजन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हमने कल ना हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस पढ़े थे। जो ओबेसिटी है वो इसके लीन की वजह से, ठीक है। तो आपने ना वेंट्रोमीडियल को नहीं, सिर्फ मीडियल को याद रख लो, ठीक है। जो मीडियल न्यूक्लियस है वो क्या है, हमारे पास टाइटी सेंटर है। अगर इसका डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ओवर ईटिंग होगी और आप मैसिव या ओबीज हो जाओगे। तो एम से मैसिव, एम से मीडियल न्यूक्लियस। अगर लेटरल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, वैसे लेटरल न्यूक्लियस किस लिए है, फीडिंग सेंटर के लिए है, ठीक है। अगर तो लेटरल न्यूक्लियस डैमेज जाता है तो एल से लेटरल, एल से लीन। तो लेटरल न्यूक्लियस ने आपको लीन बनाना है, मीडियल न्यूक्लियस ने आपको मैसिव बनाना है आफ्टर, ये बात याद रखनी है, आफ्टर इंजरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी विद द रेज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन। ये आपने कल मुझे खुद ही बताया था। तो उसमें बीटा HCG अभी अवेटेड है, अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड है। तो बताओ कि क्या है, एनेंसेफली या फिर न्यूरल। पेशेंट हैज प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, फिट, हाँ, fits, high grade fever, dark color urine for 1 day, CSF examination is unremarkable। तो डायग्नोसिस तो क्या डायग्नोसिस होगा, सेरिब्रल मलेरिया। और कौन काज करता है सेरिब्रल मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया है का, नहीं फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ मलेरिया सिर्फ रिकरेंट वो ब्लीडिंग एंड उसमें ही है ना, हेमोलिटिक एनीमिया, मोस्ट क्वार्टर लाइकली। मलेरिया में ही आएगा बस, जो मलेरिया है। हाँ, मलेरिया जो है वो कर्टन मलेरिया में आता है और प्रो एरेथ्रोसिटिक फेज में आता है। ओके। Patient had history of recurrent bleeding and hemolytic anemia, most likely pathologies। तो क्या पैथोलॉजी
ये देखो बार बार ब्लीडिंग हो रही है और हिमोलिटिक एनीमिया, इसका मतलब उसमें एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी है। पेशेंट एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो किसकी डेफिशिएंसी से होगा? फोल की डेफिशिएंसी से। पेशेंट अंडर की भी है, अब उसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो गया, तो आपने ट्रीटमेंट में इंजेक्शन देना है विटामिन B12, और इसमें भी आपने कौन सा रूट प्रेफर करना है? IM। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी। अगर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी होगी तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, इसी वजह से आप इंजेक्शन विटामिन B12 दे रहे हैं, ठीक है। बिफोर 6 मंथ क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और अगर आफ्टर 6 मंथ की बात करें तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी इज ग्रेटर देन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। गैस्ट्रेक्टमी कैन प्रोड्यूस पर्नीशियस एनीमिया लाइक सिम्टम, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया नहीं होता। पर्नीशियस एनीमिया की तरह के सिम्टम होते हैं, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। न्यू बॉर्न बेबी इज बोर्न to 20-year-old Primigravida. On examination, the baby has amputated limb. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, amputated limb किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू एमनियोटिक बैंड। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम काज क्या काज करता है? किसकी वजह से होगा काज? इज ओलिगोहाइड्रोमियास। अगर तो कम है, ओलिगोहाइड्रोमिया है, ठीक है, तो फ्लूइड, तो उससे क्या होगा? हमारे पास एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम होगा, या जिसे आप उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास एम्प्यूटेटेड लिम्ब हो जाएंगे। द साइट ऑफ प्लूरल टैप इज, तो प्लूरल टैप आप कहाँ से करते हैं? लोअर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकोस्टल कार्टिलेज एट मिड एक्सिलरी। अब इससे देख लो, मिड एक्सिलरी लाइन है, नॉट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन अगर रिब की बात करें तो उसका क्या होगा? अपर बॉर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल्स पड़े हैं, तो आपने उन्हें नहीं इंजर्ट करना, ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास रीनल ओरिजिन एडिमा अकर ड्यू टू, तो रीनल ओरिजिन में क्या होगा? हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा ऑनकोटिक प्रेशर। फॉर क्लोजर ऑफ द PDA व्हिच ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, तो आपने इंडोमेन देनी है। After gunshot injury at L1, a man present to you with loss of pain and temperature. अब देखो पेन और टेम्परेचर दोनों लॉस्ट हो गए हैं, तो हमने क्या कहा था? लात मारोगे तो दर्द होगा और पारा हाई होगा। इसका मतलब लात से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व है, और ये कौन सा होता है? हमेशा अपोजिट साइड का होता है। अगर इंजरी हुई है राइट साइड पे, तो कौन सा जाएगा? लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा ड्रग ऑफ चॉइस। अब जो दो चीजें हैं, एक प्री मेनोपॉजल वुमेन है, एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है। जो प्री मेनोपॉजल वुमेन है, ठीक है, उनमें आपने क्या देना है? टमॉक्सिफिन देना है। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उनमें आप क्या देते हो? उनमें आप देते हो एरोमाटेज इनहिबिटर्स देते हो। एरोमाटेज इनहिबिटर्स देते हो इन मैम इसका प्रिवेंशन ऑफ आपने द ब्रेस्ट एक दफ़ा कैंसर। लेक्चर में कुछ बताया था ना, इसी के बारे में ही आपने बताया था कि वो फीमेल जो है रोलर डालती रहती है, कुछ इस तरह से कोई निमोनिक कोई आपने चीज़ बताई थी, वो लॉक्सिफेन से रिलेटेड नहीं था? हाँ हाँ, जो पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन होती है ना, बूढ़ी औरतें, उन्होंने रोला डालना होता है, ठीक है, तो उनमें आप क्या देते हो? रिलॉक्सिफिन। रिलॉक्सिफिन क्या है? ये एरोमाटेज इनहिबिटर्स ही हैं, वो यहाँ नीचे आ रहा है। In prevention of the breast cancer in the high risk women, strongly family history, strong family history, और ischemic heart disease and osteoporosis। देखो osteoporosis किस में होता है? प्री मेनोपॉजल में तो नहीं होता, पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन में osteoporosis ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनमें आप क्या देते हो? रिलॉक्सिफिन देते हो। आपके साथ ना दोनों, आपके पास दोनों MCQ आए हुए हैं, रिलॉक्सिफिन के साथ भी आए हुए हैं, एरोमाटेज इनहिबिटर के साथ भी आए हुए हैं। अब अपना सिनेरियो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है इन्होंने? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंट विद द ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ए ऑप्शन। तो क्या ये ठीक है? नहीं मैम, रिलॉक्सिफिन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो आपने क्या देना है? रिलॉक्सिफिन देना है, ठीक है। अच्छा, Yes. उसके बाद है हमारे पास नहीं, हाई ईस्ट्रोजन OCP प्रोलॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म यूज में है, तो काज इन पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। लेकिन अगर लो ईस्ट्रोजन OCP है तो इसने क्या काज करना है? हिपैटिक एडिनोमा काज करना है। ईस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो उसमें रिस्क किस चीज का इंक्रीज होगा? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का, DVT, ठीक है, और हार्ट मिक्स काज,
ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रेटर देन डीवीटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी सबसे ज्यादा क्या काज करती है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रेटर देन डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट इज, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट की क्या होगी, एंटीरियर एक्सिलरी। वैसे भी मेनली जो है ना ब्रेस्ट वाले को कहाँ जा रहे हैं, एक्सिलरी में। मुख्तलिफ एक्सिलरी के ग्रुप हैं हमारे पास, ठीक है, जो डिवाइड हुए हुए हैं। अब देखो ये एक्सिलरी का लेवल 2 आपको शो कराया हुआ है, ये वाला, ठीक है, और ये है एक्सिलरी का लेवल 1, ये वाले आ गए आपके पास सेंट्रल एक्सिलरी। अंदर से ये है इंटर पेक्टोरल नोड जिसे हम रोटेट्स नोड कह रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये क्या है, इंटरनल मेमोरी नोड है, और ये बाहर वाले कौन से हैं, एक्सटर्नल मेमोरी नोड्स। Palpable lymph node in the pectoral part of the axillary lymph node are most common site of CA breast is most likely, तो ये क्या कहाँ जाएंगे, upper outer quadrant of the breast में। मोस्ट यूजफुल टेक्निक यूज इन द स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए आपने क्या करना है, मेमोग्राफी करानी है। पेशेंट विद द एमआई डाई इवन आफ्टर एग्रेसिव मैनेजमेंट लाइकली काज, तो देखो एग्रेसिवली मैनेज कर रहे हो आप, उसके बावजूद भी पेशेंट की डेथ हो गई है, तो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू कार्डियोजेनिक शॉक। A 22-year-old Premigravida have noted no fetal movement at 18-week gestation. Fetal ultrasound examination show marked hydrops और गैनोमेगाली। अब देखो मार्क्ड हाइड्रोप्स है और गैनोमेगाली है, और मेन चीज क्या है, पीवीसी पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। तो मैंने आपको क्या रेनिन कराया हुआ है, पीवीसी इन पीवीसी जीएमबी। साइटोमेगालोवायरस में आएगा, और अगर इंटरवेंट्रिकुलर है तो फिर वो उसमें आएगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। वेरी गुड, पीवीसी इन सीएमबी, ठीक है, तो साइटोमेगालो वायरस। अच्छा उसके बाद है डिप्थेरिया। अब थेरिया के साथ जो रेनिन आपने करना है ना, थेरिया थ्री, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 नहीं दिया हुआ, टाइप ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने ना यहाँ पे टाइप बी को चूज किया हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई मिस्टेक है, तो टाइप 3 ए बी सी तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी पढ़ा है, ये देख लीजिएगा। अच्छा मैम इसका इसमें ना इजाज़ा आपके डिप्थेरिया पास का पड़ा होगा ये 6th एडिशन का। हाँ, woman came with the sudden onset of the abdominal pain, low BP, tachycardia, HB low, conjunctival icterus, WBC normal, platelet normal, spleen tip is palpable। तो देखो स्प्लीन टिप इसमें palpable है, बाकी सारी चीजें इसके साथ कोरिलेट नहीं कर रही हैं, ठीक है, एक ही चीज कर रही है जो कि है कोल्ड वेदर। विजिलेंस ऑफ द स्टाफ ऑरियस स्ट्रेन मेजर्ड बाय, तो कैसे मेजर करना है आपने, प्रोटीन ए से, ठीक है, आईजीए प्रोटीएस को नहीं चूज करना, प्रोटीन ए है। Lady brought her 6-year-old child with a complaint of sore throat, malaise, joint pain, painful nodule on the extensor surface. What test you will do to confirm the diagnosis? तो आपने क्या टेस्ट कराना है, उसका थ्रॉट कल्चर कराना है। वैसे ब्लड कल्चर भी करा सकते हो, बट थ्रॉट कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर, ठीक है। इनिशियल टेस्ट आप क्या कराओगे, एएसओ टाइटर कराओगे। अगर डायग्नोस्टिक की बात करें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, थ्रॉट कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर। A patient is having bleeding problem, lab show PT 14 second, APTT is 60 second, bleeding time is 6 minute, defect in which pathway? तो कौन से pathway में defect होगा, देखो bleeding time इसका जो है 6 minute है। अब bleeding time normal कितना होता है, 2 to नॉर्मल 6 मिनट्स है। 2 to 9 minutes bleeding time is normal, ठीक है। PT कितना होता है नॉर्मल, एपीटीटी नॉर्मल 28 तक होता है। 12 to 14 सेकेंड। जो एपीटीटी होता है ना वो कितना होता है, 28 to 35 सेकेंड। अब यहाँ पे नहीं, इन्होंने क्या नॉर्मल एपीटीटी बताया हुआ है, 28 हो गया, और पीटी का जो है वो 14 तक होता है। हाँ 12 to 14 होता है, पीटी इज 12 to 14, एपीटीटी ठीक है। इज 28 to 35 सेकेंड नॉर्मल, जबकि बीटी नॉर्मल कितना होता है, 2 to 9 मिनट। अब इन्होंने सिर्फ आपको प्रोलॉन्ग दिया हुआ है एपीटीटी, ठीक है, तो एपीटीटी क्या शो कराता है आपको, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है। एपीटीटी रेस्ड ओनली किस में होगा, इंट्रिंसिक पाथवे, जैसे हीमोफीलिया,
ठीक है, और एपीटीटी एंड बीटी, जब दो चीजें मिलती हैं आपस में तो वो ब्रांड बनाती हैं। तो एपीटीटी एंड बीटी रेस्ड इन किस में रेस्ड होगा? इन वोन विली ब्रांड डिजीज। ऑल थ्री रेस्ड, अगर तीनों चीजें रेस्ड हो रही हैं तो डीआईसी, लेकिन अगर बीटी रेस्ड हो रहा है तो फिर क्या होगा? हमारे पास लो प्लेटलेट और प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होगा, आईटीपी के अंदर ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन में। तो हेपरिन को आपने कैसे मॉनिटर करना है? बाय एपीटीटी। वारफरीन को कैसे मॉनिटर करते हैं? आईएनआर इज ग्रेटर देन INR greater पीटी। than PT. ठीक है। बार्टोलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन, तो कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन द लेबिया माइनोरा एंड वेजाइनल हाइमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनमें से कौन सा है? फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। अब ये जो डायग्राम मैं आपको हर दफा दिखाती हूँ, ये आपने नहीं भूलनी, ठीक है। तो फिमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कहाँ पड़ी है? ये जो पोलिप बने हुए हैं बादल वाले, वहां से फिमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। और ये वाली जो डिजीज है ये क्या है? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। और बादल से जो बारिश गुजर रही है, बरस रही है, वो क्या है हमारे पास? हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। इस बादल के अंदर दो उल्टे वी दिए हुए, उनसे क्या है? वॉन हिप्पलिनाडो और वॉन विलिब्रेंड डिजीज, ठीक है। और जो ये बोन शो कराई है, हंटर बोन फेंकता है हंटिंग के लिए, तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं, ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा और एक कॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। और जो हंटर ने सामने शेर देखा था और उसे उसके आंखों के डेले बाहर आ गए थे, एक्टोपिया लेंटिस, तो उसमें वो किसमें होता है? मार्फन सिंड्रोम में और रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। और ये खुद किस लिए? हंटिंग के लिए निकला था। तो हंटिंगटन सिंड्रोम जो है वो भी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसके अलावा जो उसका दिल बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो उसे हमने क्या याद किया है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और ये सारी डिजीजेस किस में आती हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती हैं। हीमोफीलिया ए और बी कौन से होते हैं? हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे और जो सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव। इसे कैसे याद किया था? एबीएक्स कार से, ठीक है। अच्छा, और ये जो नीचे वाले इसके पर्ट्स के ऊपर जो जो चीजें बनी हुई हैं, इससे हमने डिजीजेस कौन सी याद की हुई है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अल्फा से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, सी से हमने क्या? कॉपर डेफिशिएंसी याद की है, ठीक है। तो वो किस में होती है? विल्सन डिजीज के अंदर। आधे चांद से हमने क्या याद किया हुआ है? सिकल सेल एनीमिया। और आयरन के साइन से क्या याद किया हुआ है? हीमोक्रोमाटोसिस, ठीक है। और नीचे ये जो घास पड़ी हुई है, इसे क्या याद किया हुआ है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। हीमोफीलिया सी आपको ऐसे इससे ही याद होगी। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास है एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या क्या चीजें आ रही हैं? अब ये जो हैन है उसके सर के ऊपर बैठी हुई है, ये हंटर जो है वो मर गया है, ठीक है। तो उसके खाने के लिए उसके सर पे बैठी, तो हैन से हैंस बॉडी किस में मिलती है? J6PD डेफिशिएंसी में, जो कि क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया ए एंड बी वो भी हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और हंटर सिंड्रोम इसमें आ जाता है। एक्स लिंक डोमिनेंट में एल्पोर्ट है और विटामिन डी रेजिस्टेंस और रिकेट्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड का इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कौन से होते हैं? उन्हें आपने गेम्ड से याद रखना है। जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ए से क्या होगा? एंड्रोजन, एम से है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ई से क्या है? ईस्ट्रोजन, और डी से विटामिन D3, ठीक है। और न्यूक्लियर रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर थायराइड हार्मोन के होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर। मीजोनेफ्रिक डक्ट मैम रेमिनेंट, सेल ठीक है। तो आपने मेम्ब्रेन पे ग्रोथ हार्मोन का होता है। इसे ना यूं भी कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनस या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्रोथ हार्मोन का है। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? मीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमिनेंट, तो वो हमने कैसे याद किए थे? सीड न्यूमोनिक से। तो ऐसे क्या था? सेमिनल वेसिकल। ई से एपिडिडमस, ई एपिडिडमिस से था। जैकलेडी डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर इन सब में से एक को चूज करना हो तो आपने फंक्शनल रेमिनेंट को चूज करना है। वो कौन सा है? डक्टस डेफरेंस है, ये वाला, ठीक है। सेमिनल वेसिकल भी देखो दिया हुआ है, लेकिन आपने इसे नहीं चूज करना, फिर आपने डक्टस डेफरेंस को ही चूज करना है, जो कि फंक्शनल रेमिनेंट है ऑफ सेमिनल वेसिकल, ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? अल्ट्रासाउंड वेव फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकंड रेंज, तो वो कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज होगी। अच्छा, ये ना फ्रीक्वेंसी पर सेकंड रेंज है। एक और भी फ्रीक्वेंसी का आगे सिनेरियो आएगा, तो इन दोनों को वो कंफ्यूज नहीं करना। 15 to ये पर 19 वाला कोई सेकंड, आता है।
हाँ, लेकिन वो उसका ना स्टेम डिफरेंट है। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द ग्लाइकोप्रोटीन अकरिंग, तो किसमें होती है? गोल्गी बॉडी में। स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पायर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग द लंबर पंक्चर इज, तो कौन सी चीज पायर्स होती है? लिगामेंटम फ्लेवम। लेडी हु सी सेक्शन वाज डन लीकेज ऑफ द ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो किसके डैमेज होने की वजह से होती है? ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी की वजह से। रिक्रेशन ऑफ द ट्यूमर आफ्टर कीमोथेरेपी, ये हमने अभी किया कि अपोप्टोसिस की वजह से होगा। फीमेल प्रेजेंट विद द पेन इन हाइपोकॉन्ड्रियम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी आपने की है। लेटरल पेल्विक वाल विच स्ट्रक्चर इन दिस एरिया इज इंसर्टेड एट द रिस्क। अब देखो लेटरल पेल्विक वाल के साथ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? इंटरनल आइलिक आर्टरी पड़ी हुई है। ये वाली इंटरनल आइलिक आर्टरी। Patient underwent hysterectomy. Surgeon should know relation of ureter where it can damage during the hysterectomy. तो इसमें आपने नमूनिक याद किया था CBP at the cardinal ligament behind broad ligament and at the level of pelvic brim. अब cardinal ligament दिया नहीं हुआ लेकिन behind the broad ligament दिया हुआ है. When it move upward and laterally behind the broad ligament. Posterolateral boundary of the pelvic wall formed by, अब देखो posterolateral boundary की बात कर रही है तो वो कौन बनाएगा? Sacrotuberous and piriformis. The plane of the sacral promontory to inner surface of the pubic symphysis. अब देखो inner surface की बात कर रहे हैं तो pubic symphysis जो था उसके 3 पार्ट हमने किए थे, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। अब ये कौन सी बात कर रही है? अब मिडल पार्ट की, इनर सरफेस की, तो वहां पे कौन सा कॉन्जुगेट आता है? आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेसिस, एरिया इंजर्ड इज, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा फेसिस को, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आपने याद रखना है पुरानी फिल्मों से कि किसी बंदे को अगर किसी की शक्ल याद नहीं आ रही तो वो पुराने टेम्पल्स में उसे ले जाता है और उसकी यादाश्त वापस आ जाती है, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब यहाँ पे अकेला टेम्पोरल लोब नहीं दिया हुआ तो आपने क्या चूज करना है? पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब, टेम्पल से याद रखो। Most important test to differentiate iron deficiency anemia from the beta thalassemia triad, तो आपने टेस्ट कौन सा कराना है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपने टेस्ट कौन सा कराना है? HbA2 कराना है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया ट्राइएड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैन वर्किंग इन द शिप इंडस्ट्री एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो शिप इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनमें क्या हो सकता है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीस्ट मिनरल फाउंड इन, बहुत कम मिनरल्स किस में होंगे? ट्यूबर्स के अंदर। मिनिमल चेन डिजीज फीचर इज, तो मिनिमल चेन डिजीज में क्या होगा? प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ, अब जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना इसे आपने याद रखना है हेड क्वार्टर थायजाइड केयर, ठीक है। तो हेड क्वार्टर से एच से है हेपरिन, क्वार्टर से क्विनिडीन और थायजाइड से थायजाइड ही याद रखो और केयर से क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है। हेपरिन इज ग्रेटर देन क्विनिडीन इज ग्रेटर देन थायजाइड इज ग्रेटर देन क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट है हमारे पास 8 वीक प्रेगनेंसी विद अफेक्टेड डिसऑर्डर, तो अफेक्टेड डिसऑर्डर के लिए आपने क्या देना है? एसिटेलोप्राम देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई, तो लिवेटर एनाई के कल मैंने आपको तीनों मसल दिखाए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने सीक्वेंस याद रखना है। प्यूबोकोक्सीजियस इज ग्रेटर देन प्यूबोरेक्टालिस, लेकिन जो लास्ट टाइम मेरा एग्जाम आया था ना उसमें प्यूबोकोक्सीजियस का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसी वजह से हमने प्यूबोरेक्टालिस को चूज किया था। नेक्स्ट है टू एनेस्थेसाइज ड्यूरिंग डिलीवरी एपिड्यूरल नर्व block is performed. This nerve block may result in urinary incontinence due to anesthesia of the muscle lying in the, तो ये कहाँ पे lie करते हैं? यूरोजेनिटल डायफ्राम। नेक ऑफ द फीमेल, स्फिंक्टर यूरेथ्री को डैमेज होगा। नेक ऑफ द फीमेल यूरिथ्रा लाई, तो कहाँ पे लाई करता है? अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेनिक नर्व ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रेनिक नर्व ना अपने ही नाम वाली आर्टरी लेगी। पी से फ्रेनिक, पी से पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक डेवलप ब्रेन नेक्रोसिस एंड इस्कीमिया, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन, तो ब्रेन में हम कहते हैं ना अक्सर दिमाग की दही ना बनाओ, तो दही क्या होती है? लिक्विड होती है, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ECF ऑस्मोलैरिटी, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया कि ऑस्मोलैरिटी के लिए ना
इसी वजह से, क्योंकि वो दिया नहीं हुआ तो आपने एल्डोस्टेरोन को ही चूज लेकिन किया। वैसे तो इसमें ADH ही फिट होता है ना बेहतर। हाँ, वो ये सिनेरियो भी आपका आगे आ जाएगा उसमें, क्योंकि एडीएच सुप्रेशन दिया हुआ है तो आपने उसे चूज किया। अब क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी ये पुअर रिकॉल्स हैं। इन विच कंडीशन वी ओवर क्यू रेशियो इज इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज होगा, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग काज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन द क्लासिकल पाथवे, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कौन कराता है, IgM इज ग्रेटर देन IgG, और उसके बाद आपने याद रखना है 312 का 4, ठीक है। IgM ऑप्शन में है नहीं, IgG दिया हुआ है, IgG भी कौन सा, 312 का 4, 3124, तो पहले आपने किसे चूज करना है, 3 को, IgG 3। प्राइमोडियल जर्म सेल आर फाउंड एट, तो कहाँ पे मिलते हैं ये, जब मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन कराया था ना, सेक्शन 2, उसमें ये था कि प्राइमोडियल जर्म सेल कहाँ से बनते हैं, जिसमें आपने किया था एपी एक्टियो, एपीब्लास्ट एपिब्लास्ट, इज ग्रेटर देन, एक्टोडर्म, greater ग्रेटर than देन, ectoderm, ectoderm, इज ग्रेटर देन योग सैक, yolk ठीक है। sac। एक सिनेरियो आपका वो था, और दूसरा ये भी मैंने उसी वक्त आपको करा दिया था कि फॉर्म्ड ये एट, थर्ड तो वीक में आपने होंगे। PGCs याद रखना है, PGC, तीन तीन वर्ड हैं, तो थर्ड वीक, एंड ऑफ द थर्ड वीक में बन रहे हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, आपको एक स्टडी दी हुई है जिसमें सारी परसेंटेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो परसेंटेज वाली स्टडी क्या होती है, हमारे पास पाई चार्ट होता है। टी टेस्ट क्या होगा, मीन ऑफ 2 ग्रुप। इनोवा टेस्ट क्या शो कराता है, मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप। काई स्केयर क्या शो कराता है, 2 by 2 टेबल, ठीक है। सी से काई स्केयर, सी से कैटेगोरिकल डाटा, तो इसमें क्या होगा, कैटेगोरिकल डाटा होगा। उसके बाद है पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या करेगा, रिलेट करेगा परसेंटेज